नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और अपना बिहार के डिजिटल चैनल पे आप सबों का स्वागत है। और आज हमारे साथ सहरसा से जुड़ रहे हैं बिहार के वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार सिंह जी, और नोएडा से जुड़ रही हैं सोमदत्ता सिंह जी का काफी हम लोगों को सहयोग मिल पा रहा है, तो उनसे भी रूबरू हो लेते हैं। सोमदत्ता बिल्कुल सिंह बिल्कुल। जी। सबको मेरा नमस्कार। अनूप जी, दोबारा आपसे मिलकर और अपना बिहार न्यूज में आके मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और मुकेश जी, पहली बार आपसे बात हो रही है और काफी काफी सुना है मैंने आपके बारे में, और आपकी लेखित को मैंने पढ़ी है, और आप काफी प्रचर्चित पत्रकार है। पर मुझे बहुत ही ज्यादा उत्साह इस बात का है कि हम इस सीरीज को जो कर रहे हैं वो उन लोगों पे है जो फ्रंट लाइन पे हमारे योद्धा है, फ्रंट लाइन पे जो हमारे हमारे जो सहयोगी है, जिसके वजह से हम अपने अपने घरों में सुरक्षित है। हम लास्ट टाइम अनूप जी की सहयोग से हमने हमने डॉक्टर शारिक नजीर जी को इंटरव्यू की थी, और आज हमारा काफी ज्यादा उत्साह है कि हमारे जो डीजीपी सर है वो हमें ज्वाइन करेंगे। और हमने लिटरली जैसे मूवीज होते हैं वैसे हमने डीजीपी सर को एक हीरो की तरह देखा है। तो मैं बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ। इंतजार की घड़ी अब हम लोगों की समाप्त होने वाली है, और जो डीजीपी साहब जो हैं अब तुरंत चंद सेकंडों में हमसे जुड़ने वाले हैं। सोमदत्ता सिंह जी जैसा बता रही हैं, इनके सवाल होंगे और आम आदमी के सवाल जो हमारे दर्शक हैं जो पूरे देश से देख रहे हैं, उनके सवालों को लेकर बीच में इन दोनों की अनुमति से मैं आऊंगा, क्योंकि आज मैं होस्ट की भूमिका में हूं। और जो आज प्रखर पत्रकार हमारे हैं डॉक्टर सोमदत्ता सिंह जी हैं और मुकेश कुमार सिंह जी हैं, तो डीजीपी साहब भी अब हमसे चंद सेकंड में जुड़ने वाले हैं मुकेश जी। और काफी लोगों में उत्साह है, क्योंकि बिहार में पहली बार ऐसे पुलिस महानिदेशक मिले हैं जो आम जनता के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। और बस हम वो चंद सेकंड का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है सबसे पहले हम लोग नमस्कार कर ले रहे हैं हम सबों के अभिभावक और बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे जी हम लोगों से जुड़ चुके हैं। अपना बिहार परिवार की तरफ से सर आपका स्वागत है। बिहार के डीजीपी श्री गुप्तेश्वर पांडे जी का हम अपना बिहार के मंच पर खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। कैसे हैं सर आप? बढ़िया, नमस्कार। नमस्कार। काफी डीजीपी साहब, हम आपसे बातचीत की कड़ी को बढ़ाएं इससे पहले हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। ये सोमदत्ता सिंह है। यूएसए में, न्यूयॉर्क में इनका बड़ा कारोबार है। कम उम्र में ही ये उद्यमी है, और वो भी बहुत ही जबरदस्त। बिहार का नाम न केवल वो यूएसए में लहरा रही है, बल्कि पूरे देश का परचम लहरा रही है। कम उम्र की युवती भारत का नाम रोशन कर रही है न्यूयॉर्क में। और डीजीपी साहब, आपको बताऊं कि सोमदत्ता सिंह एक उद्यमी होने के नाते जो काम वो अमेरिका में कर रही है, उनका बहुत सारा प्रोडक्शन हिंदुस्तान में भी हो रहा है। तो हम बहुत सारी बातें और बताएंगे उसके बारे में। चूंकि आज आप हमारे खास मेहमान हैं, तो हम अपने आप को बताएं या सोमदत्ता को बताएं, यह मौजूद समय नहीं है उसके लिए। तो हम यह कहना चाह रहे हैं कि सोमदत्ता सिंह यूएसए से बिहार जब आई तो लॉकडाउन में वह फंस गई। बात कराइए जिनकी चर्चा बिहार और सिर्फ देश भर में नहीं यूएसए में हो रही है, और वह शख्सियत है डीजीपी बिहार गुप्तेश्वर पांडे जी। तो पांडे जी, सोमदत्ता, हम चाहेंगे कि आप अभिवादन कर लो सर का। ये मेरा मुकेश सर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना इतना हमें प्रोत्साहन दिया। और गुप्तेश्वर सर जी, मैं काफी दिनों से आपको फॉलो कर रही हूँ और काफी काफी फैन रही हूँ मैं आपके काम की। मैं आपको इतना बताना चाहती हूँ कि आप खाली भारतवर्ष में ही आपकी प्रख्याति नहीं है, आपकी पूरी विदेश में भी है। लोग जो एग्जाम्पल देते हैं कि एक ऑफिसर पुलिस फोर्स में कैसे होनी चाहिए, वो आपकी एग्जाम्पल देते हैं। लिटरली जैसे मूवीज में हम सलमान खान को देखते हैं, मेरे लिए आप वैसे पांडे जी हो। तो यू आर लिटरली दैट हीरो फॉर मी। तो मेरा बहुत उत्सुकता है आज आपसे बात करने की। एंड इज द ट्रूथ, is the truth. You're equivalent to that hero of movie for me. And मैं आज बहुत ही उत्सुक हूँ आपसे बात करने की, और मैं उस युवा पीढ़ी की एग्जाम्पल को और या उनको प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, जिनकी आपसे काफी सारी सवाल है।
सब आपको बाहर से देखते हैं, सब आपको हीरो के हिसाब से जानते हैं, आपको जानते हैं कि आपने कैसे बिहार को ट्रांसफॉर्म किया, बिहार के पुलिस फोर्स को कैसे ट्रांसफॉर्म किया। पर आज सब ये भी जानना चाहते हैं कि ये बाहर से जितना आसान दिखता है उतना है। तो आपकी जो जर्नी रही है वो काफी ज्यादा एवोल्यूशनरी रही है। लोगों को पता नहीं कि आप जिस छोटे से गांव से आते हो, वहां पे ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी, ना तो काफी ज्यादा एक्सेस थी। पर जहाँ से आपकी जो यहाँ की जर्नी है, हम उससे शुरू करेंगे और फिर मुकेश सर और मैं मिलकर आपसे कुछ सवाल करेंगे जो हमें लगता है कि हमारे ऑडियंस को अच्छा लगेगा। बहुत बहुत अभिनंदन सर आपको, आपका आपने टाइम निकाला। इट मीन्स अ लॉट टू अस and not to the youth of this nation, to whom you are an inspiration. Thank you सर आने के लिए। और मेरा पहला सवाल ये है कि आपकी जो जर्नी रही है, आपकी से बक्सर के गांव से लेके आज you are the shining example, the hero of the police force। आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताइए, क्योंकि सब आपको डीजीपी के हिसाब से जानते हैं, आपके काम के हिसाब से जानते हैं। बहुत लोग देखिए, मैं गांव में पैदा हुआ, बक्सर जिला है मेरा। वो पहले आरा शाहबाद जिला हुआ करता था, उससे टूट टूट करके 4 जिले बन गए हैं। आरा एक जिला हो गया है जिसको भोजपुर जिला के नाम से जानते हैं, भोजपुरी भाषा के नाम से। तो भोजपुर जिला है, फिर एक रोहतास जिला है, एक कैमूर जिला है, एक बक्सर जिला है। ये चारों जो जिले हैं वो एक मूल जिला से टूट करके बने हैं, जिसका नाम था आरा शाहबाद। तो उसी बक्सर जिले का मैं रहने वाला हूँ। बक्सर जिला मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। जिस जमाने में मैं पढ़ने जाता था, पैदा हुआ था, स्कूलिंग होती थी, उस समय गांव में बिजली नहीं थी, रोड नहीं था, पक्के मकान बहुत कम हुआ करते थे, सड़कें नहीं हुआ करती थी, गांव में स्कूल नहीं हुआ करते थे, गांव में हॉस्पिटल नहीं हुआ करते थे, वो अब भी नहीं। तो मुझे क्लास 1 से स्टैंडर्ड 1 से अपने गांव से अलग दूसरे गांव में पैदल पढ़ने जाना पड़ता था। मेरी अकेली बात नहीं है, मतलब मेरे साथ जितने गांव के बच्चे थे सब अकेले ही जाते थे। और हम लोग पढ़ते थे, बीच में एक नदी भी पड़ती थी, तो बरसात के दिनों में स्टैंडर्ड 1 में नदी में तैरना सीख गए, तो तैर करके निकल जाते थे। तो और वो काम आ गया आज के पड़ाव पर, जब गोपालगंज एक केस देखने गया तो नदी में तैरने का मौका मिला, मैं तैर भी गया। तो इस तरह से बड़ी कठिन परिस्थितियों में पल करके बढ़ करके माटी का आदमी हूं मैं, किसान का बेटा हूं मैं। और इस बात का मुझे फख्र है कि हमारे पिताजी किसान थे, पारिवारिक पृष्ठभूमि किसान की थी, और उसी परिवार से मैं निकला। मैंने कभी यूपीएससी के लिए कोई कोचिंग नहीं करी, कोई विशेष पढ़ाई नहीं करी। मैंने अपनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल किया। पहले भारतीय राजस्व सेवा में आया और उसके बाद में भारतीय पुलिस सेवा में आया, बिहार कैडर मिला। तब से लगातार 33-34 वर्ष से बिहार की सेवा कर रहा हूँ। करीब 8-10 जिलों में पुलिस कप्तान के रूप में, बहुत सारे जिलों में डीआईजी के रूप में, बिहार के 20 से अधिक जिलों में आईजी के रूप में सेवा दिया, फिर एडिशनल डीजीपी हुआ, और फिर सरकार ने मुझे डीजीपी के रूप में इस प्रदेश की 12 करोड़ आवाम की सेवा करने का मौका दिया है। ये संक्षिप्त मेरी कहानी है, और इससे नौजवानों को यही सीख लेनी चाहिए कि अगर हौसला आपका बुलंद है और इरादा आपका पक्का है और संकल्प शक्ति आपकी दृढ़ है, तो कहीं से आप आते हो, कोई मुकाम हासिल करना संभव नहीं। सर आप मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं। मैं एक्चुअली बस कहना चाहती हूँ, मैं बेंगलुरु में हूँ। मैं मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स हैं और मैं उद्योग में आना चाहती थी, और मेरी इंस्पिरेशन थी कि आप जैसे हीरोज के बारे में पढ़ती थी तो लगता था इम्पॉसिबल इट इज। आपकी जर्नी से पता चलती है कि अगर कंविक्शन हो, अगर दृढ़ता हो, अगर आपके मन में बल हो, कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है। तो इसी से शुरुआत करके मुकेश सर हमारे साथ जुड़ गए। मुकेश सर, अगला सवाल मैं चाहती हूँ कि आप हमारे से पूछे। मेरा सवाल ये है डीजीपी साहब कि बिहार प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और देश के अंदर ये दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश है। बड़ी जिम्मेवारी आपको मिली है। हमने 3 फेज का जो हमारा लॉकडाउन था उसे देख लिया, और अभी हम लॉकडाउन 4 में हैं। और 3 फेज में जो चुनौतियां आपके लिए थी, उन चुनौतियों में बदलाव आए हैं। जिस तरह से प्रवासी मजदूर आ रहे हैं और लाखों की तादाद में आ रहे हैं, तो पुलिस महकमे के लिए चुनौतियां कितनी बड़ी है और सरकार के लिए कितनी बड़ी है। हम तमाम महकमे की बात कर रहे हैं कि जो भी फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं, उनके लिए चुनौतियां कितनी बड़ी है ये लॉकडाउन 4 में।
मुकेश जी, ऐसा है कि चुनौती तो बड़ी है, लेकिन प्रवासी मजदूर जब कहा जाता है तो मुझे दुख होता है, मुझे इस शब्द पर आपत्ति है। प्रवासी कैसे हैं? पूरा हिंदुस्तान उनका है, हम सबका है। तो कोई बिहार से गुजरात जाएगा तो प्रवासी हो जाएगा, या बिहार से महाराष्ट्र जाएगा तो प्रवासी हो जाएगा? सारा हिंदुस्तान एक है और हम सबका है, तो कोई प्रवासी नहीं है और वो श्रमिक हैं। तो ये बात हो गई। अब आपकी बात ये है कि जब भारी संख्या में ये श्रमिक जो रोजी रोटी के लिए जाकर के काम करते थे दूसरे प्रदेशों में, ये वापस आए हैं या आ रहे हैं, आने का सिलसिला शुरू हुआ है, तो चुनौतियां बढ़ी हैं। कैसे उन चुनौतियों से निपटेंगे, ये शायद आपका सवाल है। तो मैं बता देता हूं, मुझे ये स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं कि चुनौतियां बढ़ी हैं। चुनौतियां इसलिए बढ़ी है कि ये कोरोना बहुत ही खतरनाक, बहुत ही संक्रामक बीमारी है। ये किसी जात को, मजहब को, भाषा को, देश को, संप्रदाय को, संस्कृति को, किसी को नहीं पहचानती। कोरोना के लिए न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई जात है, न कोई पात है, न राज्य का बंधन है, न भाषा का बंधन है, न देश का बंधन है। कोरोना संपूर्ण मानवता का शत्रु है, संपूर्ण मानव जाति का शत्रु है, और सबको मिलकर के इसके साथ लड़ना है। तो ये इतनी संक्रामक बीमारी है कि भारी संख्या में बाहर से अगर कोई प्रदेश के अंदर प्रवेश करता है तो ये चुनौती के रूप में हमारे सामने आकर के खड़ा हो जाता है। क्योंकि बाहर से वो आ रहे हैं कहां से, जहां इसका बहुत ज्यादा प्रकोप रहा है। चाहे वो महाराष्ट्र आ रहे हो, मुंबई से आ रहे हो, चेन्नई से आ रहे हो, नोएडा से आ रहे हो, जहां से भी आ रहे हो, हॉटस्पॉट एरिया है। तो वो बेचारे मजदूरों का, श्रमिकों का कोई दोष नहीं है, उनको आने से कोई रोक नहीं सकता। वो बिहार की शान है, आन है, बान है। और मैं तो कहता हूं श्रमिक ही हिंदुस्तान की धड़कन है। श्रमिक अगर नहीं रहेंगे तो हिंदुस्तान की सांस रुक जाएगी, उनकी धड़कन रुक जाएगी। ये हिंदुस्तान की चेहरे पर जो चमक है और बाकी जो सूबे हैं उनकी जो चमक है वो एक दिन में फीकी पड़ जाएगी। ये चमक केवल श्रमिकों के पसीने से आती है। तो वो श्रमिक जब आ रहे हैं उनको आने से कैसे रोक दीजिएगा, और क्यों रोका जाना चाहिए? उनका स्वागत है, वो आए, उस चुनौती को हम स्वीकार करते हैं। बेचारे वो भी भोले भाले, उनको भी नहीं पता कि कहाँ उनको संक्रमण हो गया होगा। अगर 1000 आदमी से 10 आदमी को, 20 आदमी को, 50 आदमी को अगर कहीं संक्रमण हो गया, जहां से चले वहां नहीं भी हुआ, रास्ते में कहीं हो गया, और संक्रमण लेकर के अगर प्रदेश में प्रवेश किए तो वो अपने परिवार को खतरा पहुंचाएंगे, अपने सगे संबंधियों को, गांव को, टोले को, मोहल्ले को, सूबे को, देश को। इससे संक्रमण को रोकने की चुनौती सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए बिहार सरकार ने एक एसओपी बनाया, एक तरीका बनाया कि आप आइए, स्टेशन पर आइए ट्रेन से या वाहनों से आइए, बॉर्डर पर जहां आप आएंगे वहीं आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे, वहीं आपकी स्क्रीनिंग करेंगे, आपको चाय पिलाएंगे, आपको खाना खिलाएंगे, आपको गाड़ी में बैठाएंगे, और आपका घर जहां पड़ता है उस रेस्पेक्टिव ब्लॉक में एक ब्लॉक क्वारंटाइन सेंटर बना है, वहां तक आपको हम पहुंचा देंगे। वहां फिर आपकी स्क्रीनिंग होगी और आपके रहने की, खाने की, कपड़ा की, लत्ता की, साबुन की, सोडा की, जग की, मग की, आपके इलाज की, हर तरह की सुविधा आपको देंगे। आप 14 दिन वहां क्वारंटीन रह करके और तब अपने घर जाइए, ताकि आपका परिवार सुरक्षित, पड़ोसी सुरक्षित, गांव, टोला, मोहल्ला सुरक्षित, ये सूबा सुरक्षित, ये पूरा देश सुरक्षित। ये ड्रिल हम लोगों ने बनाया है, और इसी ड्रिल पर ये पूरे हिंदुस्तान में बिहार पहला प्रदेश है कि इतना सिस्टमेटिक एसओपी हम लोगों ने बनाया है, और इसी के अनुसार हम काम कर रहे हैं। और इसलिए चुनौती है, लेकिन बिहार पुलिस और बिहार की सरकार इस चुनौती से निपट लेगी। मुकेश जी, बहुत चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल आपने आशान्वित किया गुप्तेश्वर पांडे जी, और हमारा भरोसा भी बढ़ा है। और जो दर्शक हमारे जुड़े हुए हैं उन्हें भी लग रहा होगा कि सरकार भी पूरी तरह से चिंतित है, और इसके अलावे सिस्टम के जितने अंग हैं सबको चिंता है, और खास करके डीजीपी जो बिहार के हैं उनकी चिंता तो कुछ अलग किस्म की है। डीजीपी साहब, हमारा अगला सवाल यह है कि जिस तरह से पुलिस के लिए पहले चुनौतियां हुआ करती थी कि उन्हें अपराध पर नियंत्रण करना है,
उन्हें किसी तरह की घटना ना घटे, इस पर अंकुश लगाना है। लेकिन ये बिल्कुल बदला हुआ माहौल है और ये चुनौती बिल्कुल नई है। कोरोना संकट जो है, यह वैश्विक आपदा बिहार या भारत में आने वाली है या विश्व में आने वाली है, यह किसी को पता नहीं था। लेकिन जब यह आपदा आ गई है तो पुलिस के लिए चुनौती बदली है। इस बदली हुई चुनौती में आप अपने आप को कहां पा रहे हैं और आपके तमाम जितने पुलिस वाले नीचे के हैं उसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? देखो भाई, हम लोग पुलिस वाले हैं। हमारी ट्रेनिंग जो होती है भीतर के दुश्मनों से, कानून तोड़ने वालों से निपटने की ट्रेनिंग होती है। और हमारी कुछ ट्रेनिंग आपदा नियंत्रण के लिए भी होती है। जैसे कि भूकंप में हमें कैसे काम करना है, बाढ़ में हमें कैसे काम करना है, तो तूफान में हमें कैसे काम करना है, इसकी बेसिक ट्रेनिंग भी पुलिस वालों को होती है। क्योंकि हमको ये हमेशा करते रहना पड़ा है, आगे भी करते रहना पड़ेगा। लेकिन ये कोरोना जब आया तो कोरोना तो एक ऐसा शत्रु है जो दिखता ही नहीं। तूफान दिखता है, आंधी दिखती है, बाढ़ दिखती है, सूखा भी दिखता है, भूकंप भी दिखता है, उसका प्रभाव भी दिखता है। लेकिन कोरोना एक ऐसा शत्रु है जो दिखता नहीं। तो एक अदृश्य शत्रु से लड़ना और महासंक्रामक ये बीमारी है, ये दो बातें आप समझ सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि हमें हमेशा फ्रंट पर रहना है। हमारे लिए कोई लॉकडाउन नहीं है, हम अपने घरों में बंद नहीं हो सकते। हमें तो पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करना है, लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कराना है। तो एक्टिव एक्सपोजर की जगह पर हमको रहना है। हमारी 1 लाख फौज, सिपाही से लेकर थानेदार तक, उसके ऊपर की पंक्ति के पदाधिकारी सारे इस जंग में फ्रंट पर रह करके लड़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनको समझाना पड़ा, उनको इसके लिए मानसिक रूप से तैयार करना पड़ा। फिर इतना आतंक कोरोना का पूरी दुनिया में फैल गया, टीवी के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से मनोबल टूटने का खतरा था। इसलिए साथ निकलना पड़ा। मैं एक एक रेड जोन डिस्ट्रिक्ट में गया, एक एक कंटेनमेंट एरिया में गया, रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 12 बजे, जहां मेरा सिपाही खड़ा है अपनी जान को हथेली पर लेकर के, वहां मैं घर से निकल करके जाता हूँ। एक एक जगह जाकर के सिपाही के कंधे पर हाथ रखता हूँ, उसको शाबाशी देता हूँ, उसको सलाम करता हूँ, उसकी हिम्मत बढ़ाता हूँ। और रोज अपने पूरे जिलों में किसी न किसी थानेदार से, किसी न किसी चौकीदार से, किसी न किसी सिपाही से, किसी न किसी हवलदार से, जो निचले तबके का लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, उनसे मैं फोन पर बात करता हूं जो अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे और वो पूरे दुगने उत्साह के साथ काम करें। और इसका बहुत ही प्रभावशाली असर भी हुआ है। हमारे लोग तमाम बाधाओं के बीच, तमाम जोखिम उठाते हुए दुगने उत्साह से अपने कर्तव्य पर लगे हुए हैं। तो हमने उनको अपने हिसाब से तैयार कर लिया है। और इतना ही नहीं, सेवा के काम में भी लगे हुए हैं, सेवा के काम में। क्योंकि मैंने कहा कि कोरोना का समय संकट का है, लेकिन इसे सेवा करके, लोगों का दिल जीत करके, इसको पुलिस की सकारात्मक छवि बने, इसके लिए उपयोग किया जाना चाहिए। तो हमारे लोग शोषितों की, दलितों की, गरीबों की, श्रमिकों की सेवा में भी लगे हैं। जिनको खाना नहीं उनको खाना पहुंचाओ, जिनको रोटी नहीं उनको रोटी पहुंचाओ, जिनको हॉस्पिटल की जरूरत है उनको हॉस्पिटल पहुंचाओ, जिन्हें दवा की जरूरत उनके घर दवा पहुंचाओ। और इतना ही नहीं, हमारे लोग, हमारे सिपाही, हमारे थानेदार अपना खून भी दे रहे हैं गरीबों और मजदूरों को। हमने ऐलान कर रखा है, जिस मरीज को खून की जरूरत है, पैसे नहीं है, कहीं कोई देने वाला सगा संबंधी रिश्तेदार में नहीं है, तो किसी को टेंशन नहीं है, पुलिस सबकी रिश्तेदार है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, हम अपना लहू देंगे। तो पुलिस का लहू जनता के लिए ये कार्यक्रम चलाया और हर जगह पुलिस की छवि सकारात्मक हुई है। तो हमने अपने फोर्स को उसके हिसाब से तैयार कर दिया। गुप्तेश्वर सर, आई थिंक इसीलिए बोला जाता है कि आप वो छवि हो पुलिस फोर्स की, और आपने कैसे बिहार पुलिस की छवि जो है उसको सकारात्मक की है, उसको बदल दी है। ये आपकी जो चिंताधारा है, आपकी जो सोच है, वो सोच ही सब कुछ बदली है। तो हमें ये लग रहा है कि हमें और भी जानना है कि सर, आपने बोला कि आप सबके मेंटल हेल्थ के लिए फोकस्ड हो, आप कोशिश कर रहे हो कि सारे जो फोर्सेस है उनको उनकी ध्यान रखा जाए, क्योंकि वो फ्रंट लाइन में है,
वो लड़ाई कर रहे हैं, वो वॉरियर है। तो मैं बस सर आपसे जानना चाहती हूँ कि इस परिस्थिति में अपने आप को कैसे सुरक्षित रख रहे हो आप? आपको डर नहीं लगता कि ये जो अदृश्य दस्यु है जिसके साथ आप लड़ाई लड़ रहे हो, इससे आपको भी संक्रामक हो सकती है, इससे आपको भी फर्क पड़ सकता है, आपकी फैमिली भी अफेक्ट हो सकती है क्योंकि आप फ्रंट लाइन पे हो। आप अपने आप को कैसे इस परिस्थिति में संभाल रहे हो, ये हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। मैं किस फैमिली की बात आप करती हो? मैं किस फैमिली की चिंता करूं? मेरी तो 1 लाख की फैमिली है। ये पूरा पुलिस परिवार मेरा फैमिली है। मैं केवल अपने बीवी बच्चों की क्यों सोचूं? हमारे 1 लाख सिपाही और अधिकारी लगे हैं, उनकी फैमिली मेरी फैमिली है। 1 लाख सिपाही मेरे फैमिली है, हमारे थानेदार हमारी फैमिली है। जब वो अपनी जान को हथेली पर लेकर के और कोरोना से लड़ रहे हैं, जोखिम उठा रहे हैं, तो मुझे तो सबसे पहले अगर किसी की चिंता होती है तो अपने सिपाही की होती है, उसके परिवार की होती है, उसके थानेदार की होती है, उसके परिवार की होती है, अपने चौकीदार की होती है, हवलदार की होती है, उसके ऊपर के पंक्ति के जो हमारे अधिकारी हैं जो जंग में है फ्रंट पर, उनकी चिंता होती है। मुझे तो अपनी चिंता और अपने परिवार की चिंता सबसे आखिर में होती है। हमारा सिपाही अगर कंटेनमेंट एरिया में, रेड जोन में अपनी जान हथेली पर लेकर के और ड्यूटी कर रहा है, हम अपने बीवी बच्चों के बारे में सोचे तो हम लीडर नहीं हो सकते। हम लीडर नहीं हो सकते, ये लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। तो इसलिए हम सबसे पहले, इसीलिए हमको हमारे फोर्स के लोग प्यार करते हैं। और कोई, मैं किसी को टॉफी नहीं बांटता, मैं सिर्फ ये, वो समझते हैं कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं, वो समझते हैं, उनके लिए मेरे दिल में संवेदना है, पीड़ा है, दर्द है। मैं उनकी हिफाजत चाहता हूँ, उनकी सुरक्षा चाहता हूँ, उनका सम्मान चाहता हूँ। तो उनके सम्मान के लिए, उनके हक के लिए और उनकी पीड़ा के लिए, उनके दुख के लिए मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ। जरूरत पड़ती है तो लड़ाई भी लड़ता हूँ, जिसको आपने देखा होगा। तो इसलिए हमसे वो इमोशनली अटैच हैं, भावनात्मक हमारा लगाव है उनसे। तो यही वही लोग मेरी ताकत है। मैं क्या कर रहा हूँ, हमारे लोग कर रहे हैं, हमारा सिपाही कर रहा है, हमारा थानेदार कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मेरा केवल नेतृत्व है। मैंने नेतृत्व दिया है, मैंने उनको गाइड किया है, मोटिवेट किया है। जंग तो वही लोग लड़ रहे हैं, मैं केवल हर मोर्चे पर उनके साथ खड़ा मिलता हूं तो उनका हौसला बढ़ता है। मुझे अपनी चिंता बिल्कुल नहीं होती। ये सुन के भी अच्छा लगता है। आप तो सम्राट अशोक के जैसे बात कर रहे हो कि जो जिसके लिए उसका पूरा जो सिपाही थे वही उनके फैमिली थे, वही उनकी 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 बैकबोन जो बोलते हैं, जो आपकी जो बैकबोन होती है वो है। आपको ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप उनको प्रायोरिटाइज करते हो, उनके लिए सोचते हो, उनकी वेलबींग आपकी सबसे ज्यादा महत्व है। और इसको आगे बढ़ाते हुए हम कुछ दर्शकों से सवाल लेंगे। तो अनूप जी, आप कुछ सवाल, अगर जो दर्शक जो है हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनके सवाल है हमारे गुप्तेश्वर सर के लिए, उनको बोलते हैं थोड़े। सर, आपने जो छवि बनाई बिहार में पुलिस की, जो कहा जाता है पुरुषार्थ, लिप्सा रहित सेवा, और आपने उसको वास्तविकता के धरातल पर उतारा है। जो दर्शक देख रहे हैं पूरे देश से, खासकर बिहार के जो लोग हैं, वो आपसे जानना चाहते हैं। कल आपने एक नंबर जारी किया है कि कहीं भी पुलिस प्रशासन के अंदर में कोई भ्रष्टाचार नजर आता है तो आप उस नंबर पर वीडियो डालिए, मैसेज डालिए। इसका कितना असर होगा, लोग जानना चाह रहे हैं। देखिए, वो उसका गलत ठीक से समझा नहीं गया है। मैंने इसलिए केवल नहीं डाला है, मैं उसके 2 अर्थ हैं। एक तो कि पुलिस, ये गुलामी का संस्कार जो पुलिस पर चढ़ा हुआ है, और पुलिस को अगर ये लगता है कि हम शासक हैं और जनता हमारी नौकर है, हमको शासन करना है, हम एक एक अपने परिवार के लोगों के हृदय से, मतलब सिपाही हो चाहे थानेदार हो चाहे उसके ऊपर पंक्ति के अधिकारी हो, ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं। मैं बहुत बार जहां जहां रहा हूं वहां मैंने ये काम किया है। आज बड़ा प्लेटफॉर्म है, पूरा प्रदेश हमको देखना है, इसलिए आपके संज्ञान में बात आई। मैं कहता हूं कि सबके दिल दिमाग में बात बिठानी है कि पुलिस जनता की सेवक है, पुलिस जनता की मालिक नहीं है और शासन करने के लिए नहीं है। कानून को इम्प्लीमेंट करना हमारा काम है, लेकिन कानून का इम्प्लीमेंट करने का मतलब जनता पर शासन करना नहीं है। हम जनता की सेवा करने के लिए है। तो अगर हमारा ये मानना है कि पुलिस से डरना किसी को नहीं चाहिए। डरे अपराधी जो कानून को तोड़ते हैं, जो हत्या करते हैं, लूट करते हैं, बलात्कार करते हैं, अपहरण करते हैं, रंगदारी लेते हैं, समाज में कानून को मानने वाले शरीफ, सीधे साधे, भोले भाले लोगों की जिंदगी को तबाह करते हैं।
वो पुलिस से डरे, लेकिन 95% कानून को मानने वाली सीधी सादी भोली भाली जनता जिस दिन पुलिस से डर गई तो समझो पुलिस को उसने फेल कर दिया, 0 नंबर दे दिया। तो पुलिस को जनता अपना मित्र समझे, इसलिए मैंने कहा ये नंबर जारी किया कि अगर किसी को शिकायत हो कि पुलिस का कोई आदमी शासक की भूमिका में है या शोषण करता है, जुल्म करता है गरीबों पर, शोषित पर, दलित पर, अकलियत पर, जिसका पैसा नहीं, जिसके पास पैर भी नहीं, रिक्शा वाला हो, ठेला वाला हो, खुमचा वाला हो, वो रेवड़ी बेचने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, जो गरीब लोग हैं उन पर अगर किसी तरह का पुलिस का जुल्म या अत्याचार होता है, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। और किसी तरह का शोषण हो जनता का, वो भी हमको बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसी जो भी शिकायत हो वो सीधे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप डीजी सेल में भेजिए, इसकी जांच होगी। लेकिन उसमें राइडर लगा है कि किसी भी अधिकारी या कि पुलिसकर्मी के बारे में गलत सूचना नहीं देनी है, जो सूचना देनी है साक्ष्य और सबूत के साथ देनी है, व्यक्तिगत दुश्मनी के कारण नहीं देनी है। लेकिन ये भी साथ साथ में मैंने कहा है कि इसके साथ साथ जो हमारा अच्छा काम करने वाला पुलिस का जवान है, चाहे वो सिपाही हो, चाहे हवलदार हो, चाहे थानेदार हो, चाहे उससे ऊपर की पंक्ति का कोई भी पुलिसकर्मी हो, अच्छा अगर काम कर रहा है तो उसकी भी जानकारी दीजिए ताकि उसको हम सम्मानित भी कर सके और जो गलत काम करने वाले हैं उनको हम दंडित भी कर सके। तो इसका मतलब सीधा यही है, पुलिस की कार्य प्रणाली को पारदर्शी बनाना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है और जनता का कॉन्फिडेंस जीतना है, पुलिस की छवि को सकारात्मक बनाना है। इस उद्देश्य से आदेश जारी किया गया। अनूप जी, हम क्या और क्वेश्चंस लेंगे या मैं अपना अगला सवाल करूं सर से? सर, मेरा एक तो सवाल है जो मैं सबके आई थिंक पूरे भारतवर्ष की जगह पे करना चाहती हूँ, और आपने एक चीज बहुत अच्छे से बताई कि हम बिहार के नहीं है, हम यूपी के नहीं है, हम बैंगलोर के नहीं है, हम वेस्ट बंगाल के नहीं है, हम भारतवर्ष के है। तो ये जो माइग्रेंट वर्कर वाली जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे दिमाग से निकाल देनी चाहिए। हमें सबके लिए सोचना चाहिए कि उनको कैसे हमारे घर में वापस सुरक्षित लेके वापस लाया जाए। बिहार जो क्रिटिकली बहुत क्रिटिकल नजर से देखा जाता है कि बिहार इस समस्या को कैसे समाधान कर रहा है, आपने इतने अच्छे से बताया कि आपने क्या क्या मेजर्स लिए। आप अगर हमारे पूरे दर्शकों के साथ, जो पूरे भारत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो चीज ऐसे बताओ जो बाकी स्टेट भी इम्प्लीमेंट कर सके, जो बिहार ने सक्सेसफुली किया है एग्जाम्पल की तरह से। ये श्रमिक जो हैं, ये श्रमिक, ये हिंदुस्तान एक है। हम हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अमीर हो, गरीब हो, नौकरी करने वाले हो। डीजीपी साहब, जिस तरह से आपके काम करने की शैली है, पूरे बिहार ने देखा, पूरे देश ने देखा, अब विश्व तक में चर्चा है इसकी। तमाम तरह के कसीदे करे जा रहे हैं आपको लेकर के, आपके काम को लेकर के। हमारा सवाल आपसे ये है कि डीजीपी बहुत बड़ा पद होता है। आप जिस समय में एसपी हुआ करते थे, उस समय में भी आप हमें एक भी उदाहरण दे। हमारा 35 साल का पत्रकारिता का सफर है, हमने किसी डीजीपी को कभी भी किसी केस या मुकदमे को खोलते हुए नहीं देखा जब तक कि उनका व्यक्तिगत फायदा नहीं हो। इसे अन्यथा नहीं लेंगे, ये हमारा अपना अनुभव है। और एक डीजीपी एक हत्या के मामले में या फिर हत्या नहीं है, अनुसंधान के मामले में किस तरह की घटना है, हत्या है, आत्महत्या है या फिर वो डूब के मर गया। मैं गोपालगंज के कटैया की बात कर रहा हूँ, जहां पर सांप्रदायिक दंगा फैलाने की भी कोशिश करी गई सोशल मीडिया के द्वारा। आप वहां जाते हैं और पानी में उतर करके खुद से जो है जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसे डीजीपी को देखा था क्या? देखिए, ये सवाल मेरे जवाब का देने का नहीं है। मैं सिर्फ इतना ही बता देता हूं कि किसी प्रदेश का डीजीपी हो, उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी होती है अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था का संधारण। पुलिस की ये ड्यूटी ही है, पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है, अपराध नियंत्रण, विधि व्यवस्था का संधारण। अब विधि व्यवस्था में जब भी विधि व्यवस्था के सामने कोई संकट उत्पन्न होगा समाज में किसी प्रकार का, तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी और कानूनी जिम्मेदारी भी वो पुलिस की है। पुलिस का मैं मुखिया हूं। अब देखिए, वहां एक घटना होती है, 3 मुसलमान के बच्चे हैं, 2 हिंदू के बच्चे हैं, सब आपस में माइनर हैं, खेलने जाते हैं,
अब एक आध बच्चा, 5 में से एक बच्चा डूब जाता है या उसको डुबा दिया जाता है, मार करके फेंक दिया जाता है, वो अलग से अनुसंधान का विषय है। लेकिन वो बच्चा नहीं लौटता, 4 बच्चे चुपचाप घर में आकर के सो जाते हैं। गांव वाले पूछते हैं कि एक बच्चा कहाँ रह गया, नहीं बताते हैं। दूसरे दिन उनको थोड़ा पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो बच्चे बताते हैं कि एक बच्चा डूब गया। कहाँ डूब गया? गांव वाले पीछे पीछे, चारों बच्चे आगे आगे नदी पर लाते हैं, बोलते हैं यहाँ डूब गया। लाश निकाली जाती है, घर वाले का कहना है नहीं डूबा नहीं, इसको मार करके फेंक दिया गया होगा। मर्डर केस कर देता है, इन चारों बच्चों की गिरफ्तारी हो जाती है। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन 1 महीने के बाद अभी तक मामला इतना ही था कि डूबा नहीं, डुबा दिया गया। घर वालों का आरोप था कि नहीं अपने से नहीं डूबा, डुबा दिया गया। बच्चे कह रहे हैं साथ खेलने आए थे, डूब गया। घर वाला जिसका बच्चा डूबा वो कहता है कि नहीं इसको मार करके यहाँ फेंक दिया गया, डुबा दिया गया। अभी तक मामला तो नहीं था। 1 महीने के बाद कहीं से ये न्यूज चल जाता है कि बच्चे को मस्जिद में ले जाकर के बलि दे दी गई, उसके बाद लाश गंगा में ये नदी में फेंक दी गई। अब जैसे ये न्यूज चलता है कि हिंदू बच्चे की मस्जिद में बलि दे दी गई, अब इस घटना का स्वरूप ही बदल जाता है। चारों तरफ सांप्रदायिक तनाव पैदा हो जाता है। पूरे बिहार में इसकी चर्चा होने लगती है, तरह तरह की अफवाहें उड़ने लगती हैं। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? 12 करोड़ लोगों की हिफाजत करना भी मेरी जिम्मेवारी है कि नहीं? विधि व्यवस्था को संभालना मेरी जिम्मेवारी है कि नहीं? सांप्रदायिक फसाद को रोकना मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं? जाति उन्माद को रोकना मेरी जिम्मेदारी है कि नहीं? तो हम बिहार को जल जाने दें? मैं जैसे देखा डीआईजी एसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, वो कहता है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, मंदिर मस्जिद वाली कोई बात नहीं है, सांप्रदायिक मामला नहीं है, कोई असर नहीं होता है। डीआईजी भी दूसरे दिन जाता है, खुद देखता है, सीआईडी की टीम जाती है, डीआईजी साहब खुद अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई सांप्रदायिक मामला नहीं है, कोई बली वली का मामला नहीं है, उसका भी व्यापक असर नहीं होता है। तब मुझे स्थिति को संभालने के लिए, क्योंकि हमारी बात ऐसी है कि हमारी बात को बिहार की जनता मानती है, विश्वास करती है, तो मुझे भागना पड़ता है। मैं जाता हूं और जा करके पूरे घटना का अनुसंधान करके और फेसबुक लाइव के माध्यम से जनता को बताता हूं यहाँ मंदिर मस्जिद वाली कोई बात नहीं है। अब लड़के के पिता को अगर ये शक है कि डूबने वाला पानी था कि नहीं, डूबा नहीं, पानी ही नहीं था, या जो भी उसके मन में शक हो, तो उसको सांत्वना देने के लिए उसकी उपस्थिति में मुझे खुद पानी में उतरना पड़ता है। मैं आधा घंटा से अधिक पानी में रहता हूँ। जहां जहां बताता है कि वहां लाश मिली थी, वहां लाश मिली थी, हर जगह मैं डुबकी लगा लगा कर उसको बताता हूँ यहाँ भी डूबने भर पानी है, यहाँ भी डूबने भर पानी है, यहाँ भी हाथी के डूबने भर पानी है। तब वो जाकर उसको संतुष्टि होती है कि डूबने भर पानी चारों तरफ नदी में है। और उसके बाद एक दिन करके आया और ये सांप्रदायिक उन्माद एकदम थम गया, ये जो अफवाहों का दौर पूरी तरह से थम गया और हिंदू मुस्लिम सब लोग आश्वस्त हो गए कि ये सांप्रदायिक मामला नहीं है। अब वो डूबा या डुबाया गया, अगर डुबाया गया तो आपराधिक कृत्य हो सकता है, खुद से डूबा तो नेचुरल डेथ हो सकती है। इस पर अनुसंधान चल रहा है, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात नहीं। तो ऐसा करना पड़ता है, ये मेरा तरीका है और मैं तो 34 साल से करता रहा हूँ। जहां भी सांप्रदायिक कहीं भी कोई मामला होता है, सरकार हमको भेजती है, हम वहां जाकर के संभालते हैं। ये मेरा यूएसपी है, मैंने प्रदेश को बचाने के लिए किया। डीजीपी साहब आपने बिल्कुल सही कहा और हमें भी याद है कि 8-10 ऐसे मौके बिहार में आए जब बिहार जल जाता। और सबसे बड़ी बात तो हम दर्शकों को यह बताना चाहते हैं कि जो आंदोलन चल रहे थे बीते दिनों, जो नया कानून जो है सरकार ने बनाया उसको लेकर के जो आंदोलन हुए, हर जगह माहौल खराब हुआ। हर प्रांत में जो है कुछ न कुछ घटनाएं घटी, गाड़ियां जलाई गई, संपत्तियां जलाई गई, लेकिन बिहार में कुछ नहीं हुआ। हम आपको इसका श्रेय देना नहीं चाहते, हम ये नहीं कह रहे हैं कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे की वजह से बिहार में कुछ नहीं हुआ, लेकिन बिहार डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी ने बहुत मेहनत करी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। और यह अवार्ड जो है जनता को देनी चाहिए, इसके वो हकदार हैं, क्योंकि कोई भी प्रांत जो है ऐसा नहीं है अछूता रहा और सिर्फ बिहार ही एक ऐसी जगह रही जहां किसी भी तरह की घटना नहीं घटी। तो हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि लंबे समय से गुप्तेश्वर पांडे जी बिहार की सेवा में लगे हुए हैं और खास करके इनका मकसद है कि बिहार में किसी भी तरह की ऐसी घटना न घटे जो सांप्रदायिक
भावनाओं से तर हो। डीजीपी साहब, हमारा अगला ये सवाल है कि संविधान हमको अभिव्यक्ति की आजादी देता है। आप लगातार फेसबुक पेज है आपका, लाखों आपके फॉलोअर्स हैं, हम कहते हैं कि मिलियन में आपके फॉलोअर्स हैं। आप जब भी कोई मैसेज या संवाद देते हैं अपने फेसबुक पेज से, तो लाखों लोग उसे देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और हम कहते हैं कि आत्मसात भी करते हैं और उसे अपने स्पंदन में भी लाते हैं। तो हमारा सवाल ये है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जो सोशल मीडिया पर तरह तरह की भ्रामक खबरें चलाई जा रही हैं, वह आप लोगों के लिए मुसीबत का सबसे बड़ा सबब बन रहा है और आप उसके लिए कार्रवाइयां भी कर रहे हैं, लेकिन ये मुकम्मल कार्रवाई जो है हम नहीं मान रहे हैं। हमें लग रहा है कि और भी आपको सख्त कदम उठाने की जरूरत है या रणनीति में बदलाव करने की जरूरत है, जिससे जो सोशल मीडिया है हमारा, वो एक बेहतर मंच बन सके, वहां पर उत्पाद की कोई गुंजाइश नहीं हो। क्या आपके पास इसके लिए कोई बड़ी योजना, कोई बड़ी रणनीति है? मुकेश जी, कानूनी प्रावधान है। जो कोई सांप्रदायिक जहर फैलाने की कोशिश करेगा, उन्माद फैलाने की कोशिश करेगा, देश को विखंडित करने की कोशिश करेगा, या देश के विरुद्ध कोई साजिश करने वाली या देश के सम्मान को, प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाने वाली किसी तरह की बात, किसी तरह की अफवाह फैलाने की कोशिश करेगा, तो सब में उसके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई करने का प्रावधान है। तो जो भी इस तरह का हेट पोस्ट करते हैं जिससे दो समुदायों में नफरत फैले, तो तुरंत बिहार में आप करके देखिए, 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको उठा लेगी। हमारे 40 जिले में साइबर सेल के जवान और अफसर और एक्सपर्ट तैयार हैं, इसी काम में लगे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि कौन सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट कर रहा है। आपने एक इस तरह का कोई हेट पोस्ट किया और आपको 24 घंटे के अंदर उठा लिया जाएगा, चाहे आप कहीं भी हो। उठा करके हम केस करते हैं, और हमने पहले बता दिया इस बात को, केस करेंगे, चार्जशीट करेंगे, स्पीडी ट्रायल कराएंगे, आपको पनिशमेंट दिलवाएंगे, गुंडा पंजी में आपका नाम चढ़ाएंगे, और आगे जब जब आपके इलाके में जहां के आप हैं कभी भी सांप्रदायिक उन्माद फैलेगा, तब तक आपको खोजा जाएगा और उसके लिए आपको जिम्मेदार मान करके कार्रवाई की जाएगी। तो थम गया ना। हमने तो 250-150 से ऊपर केस कर दी, और ये ज्यादा नहीं है। 12 करोड़ की आबादी में 150 लोगों का पागल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन हमने सबको गिरफ्तार किया, सबको पकड़ पकड़ करके जेल भेज दिया, और सबको इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। तो थम गया, वो लहर भी थम गई। अब हिंदुओं को भेजा, मुसलमानों को भेजा, किसी को नहीं छोड़ता हूं मैं। तो अब रुक गया, नहीं हुआ। तो बस सीधी बात है कि जो भी सांप्रदायिक नफरत या ये जहर फैलाने की कोशिश करेगा, उसके बारे में बहुत ही क्लियर है सरकार का निर्देश, सख्ती से निपटना है। हम सख्ती से निपटते हैं। पब्लिक का एक सवाल ले लिया जाए। लोग जो कमेंट कर रहे हैं, एक चूंकि पुलिस महानिदेशक साहब ने काफी ईमानदारी के साथ, अगर चौकीदार के साथ भी बिहार में कुछ हुआ तो उस पर कार्रवाई हुई, सिपाही के साथ हुआ तो कार्रवाई हुई, और इन्होंने निरंतर अपने जवानों का मनोबल बढ़ाया है। एक सवाल एक दर्शक पूछ रहे हैं कि जमुई जिला के चंद्रमढ़ी थाना स्थित बिहार झारखंड के बॉर्डर पर कुछ दिन पहले ड्यूटी पर तैनात कोरोना वॉरियर्स कर्मी के साथ यकाई के वीडियो सुनील कुमार चांद की उपस्थिति में कुछ घटना हुई थी, और महोदय के संज्ञान में दिया गया था कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी, क्योंकि आपने सबका मनोबल बढ़ाया है। लोग जानना चाहिए। किसी मोटिवेटेड सवाल है, वो इतना कोई गंभीर नहीं था। एक थाना प्रभारी वीडियो से, दोनों प्रशासन के अंग हैं हमारे, वीडियो भी हम, उनको दिन रात एक साथ काम ही करना पड़ता है। वो तो पहली हमारी बेसिक यूनिट है, जहां वीडियो को, थाना प्रभारी को एक साथ काम करना पड़ता है, एसडीओ को, एसडीपीओ को एक साथ काम करना पड़ता है, कलेक्टर को और एसपी को एक साथ काम करना पड़ता है, डीआईजी को, कमिश्नर को एक साथ काम करना पड़ता है, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को एक साथ काम करना पड़ता है। ये तो एक यूनिट है, एक यूनिट है। ये कोई अलग अलग मामला नहीं, एक यूनिट है। वीडियो का और थानेदार का एक टीम है जो थाना लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर ऑपरेट करती है, विधि व्यवस्था संधारण को देखती है। उसी तरह से अनुमंडल स्तर पर एसडीपीओ का, एसडीओ की एक यूनिट है, एक टीम है। विधि व्यवस्था में दोनों को साथ काम करना है। विधि व्यवस्था के मामले में कलेक्टर और एसपी की एक टीम है जो जिला स्तर पर काम करती है। उसी तरह से रेंज पर या प्रमंडलीय स्तर पर डीआईजी और कमिश्नर की एक टीम है जो विधि व्यवस्था में साथ काम करती है। और उसी तरह से विधि व्यवस्था के मामले में राज्य स्तर पर चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी की टीम है। ये तो टीम वर्क है। आपस में कुछ विवाद हुआ था, आपस में उसको सल्टा लिया गया, उसमें और कोई विशेष बात नहीं।
सर मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पूछना चाहूंगी, और ये सवाल जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनका भी है कि लॉकडाउन 4.0 जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस की है, उसमें रिलैक्सेशन होगी, उसमें कुछ चीजें वापस नॉर्मल में लाई जाएगी, बट इससे क्या आपको लगता है, क्योंकि हमारे जो कोरोना के केसेस है वो अभी भी काफी तादाद में बढ़ रहे हैं, तो हमें इस लॉकडाउन 4.0 को कैसे हैंडल करना चाहिए? आप बिहार में कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो? आपने पहले बताया था कि आप जो 14 डेज वाला क्वारंटाइन वाला आइडिया, बाहर से जो भी आ रहा है उनको 14 डेज क्वारंटाइन किया जा रहा है, ताकि अगर वो इन्फेक्टेड हो तो वो दूसरों को इन्फेक्ट ना करे। अभी जो चीज हो गई है, इंसान ऐसा होगा कि उनको उतने दिन में लॉकडाउन में रखा था, जैसे होता है कि आप किसी को खूंटे से बांध दो और अगर छोड़ दो तो वो पागलों की तरह भागने लगता है। तो आपकी जो फोर्स है वो उसको कैसे हैंडल करेगी लॉकडाउन 4.0, उसकी जो चुनौतियों की बात मुकेश जी कर रहे हैं, तो वही मैंने बताया था कि ये भी एक चुनौती है, क्योंकि चौथे चरण के लॉकडाउन में बहुत चीजों में छूट दी गई, बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों में छूट दी गई, क्योंकि वो जरूरी भी था इसके हित में। तो सारी करीब दुकानें खुल गई, शॉपिंग मॉल नहीं खुलेंगे, बड़े बड़े जो औद्योगिक ये शॉपिंग मॉल है वो नहीं खुलेंगे, बड़े बड़े पार्क नहीं खुलेंगे, धार्मिक संस्थान नहीं खुलेंगे, सामूहिक इबादत नहीं होगी, सामूहिक पूजा पाठ अनुष्ठान नहीं होगा। ये कुछ जरूरी शर्तों के अलावा अंतरराज्यीय गमन बिना परमिशन का नहीं होगा। तो ये सब बातों के साथ साथ लेकिन बहुत छूट दी गई, जैसे दुकानें अब सब खुलेंगी, इंडिविजुअल शॉप सब खुलेंगी, तो सारी दुकानें खुल जाएंगी। दुकानें किसके लिए खुलेंगी? जाहिर है आवाम के लिए, जनता के लिए खुलेंगी। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग जिला प्रशासन ने अलग अलग एक टाइम भी दिया है, जैसे हम लोगों ने कहा कि 4 बजे तक खुलो। तो जब दुकानें खुलेंगी तो लोग तो निकलेंगे, तो लोग जब निकलेंगे तो दुकानों के लिए तो गैदरिंग हो जाएगी रोड पर, और खास करके बिहार जैसे या उत्तर प्रदेश या वेस्ट बंगाल जैसे प्रदेश जहां ज्यादा आबादी है वहां तो और ज्यादा समस्या है। इसीलिए मैं कहता हूं कि केवल पुलिस से नहीं होगा, अवेयरनेस बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता को जागरूक होना होगा। कुछ नॉर्म्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए निकलना है, मास्क लगाकर निकलना है, दुकान में भी नियम है 5 से ज्यादा आदमी एक साथ कस्टमर नहीं घुसेंगे, दुकान के अंदर जो है सेल्समैन या ओनर वो अपने मुंह पर मास्क लगा करके रहेंगे, सैनिटाइजर की व्यवस्था रखेंगे। ये सब ड्रिल उसका बनाया गया है, ऐसा नहीं कि खोल दिया और वहां जाकर भीड़ कर दी। लेकिन व्यवहार में इसका पालन तभी हो सकेगा जब जनता भी पूरी तरह से सहयोग करे, क्योंकि अब देख लो मेरे यहाँ 1 लाख की फौज है और 12 करोड़ से ऊपर की आबादी है। अब एक सिपाही के जिम्मे कितने लोग पड़े, तो हर गली में, हर नली में, हर सड़क पर, हर रोड में, हर शहर में, हर गांव में पुलिस तो रह नहीं सकती। जहां जहां भीड़ है आदमी वो अपने को कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हम लोग जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं, पेपर के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, संवाद के माध्यम से, हम अपनी माइकिंग करके पब्लिक एड्रेस सिस्टम से भी तो हम लोग अपनी बात पहुंचा रहे हैं। जनता के सहयोग से ही ये संभव है। चुनौती पुलिस की बड़ी है, इसमें कोई शक नहीं। डीजीपी साहब, जिस तरह से आप गोपालगंज के कटैया गए थे गाँव, मैं थोड़ी सी बात, चूंकि आप कई टीवी चैनल को अपना इंटरव्यू दे चुके हैं और कुछ एक को देखने का मौका मुझे भी मिला। आपने बताया था कि उस गांव में कोई मस्जिद नहीं है और 450 घर करीब जो है हिंदुओं का है, 15-16 घर मुसलमानों का है। तो निसंदेह जो है भ्रामक बात को किस तरह से ज्यादा ताकत मिल जाती है, कैसे हवा उसकी तैयार हो जाती है, या उसी की बानगी कटैया गांव रही है। तो वह प्रकरण क्या था, हम चाहेंगे कि अपने मुंह से दर्शकों को बताएं। ये थी 400, जैसा वही बताया आपने, गांव में 400 घर के आसपास हिंदू हैं, 14-15 घर मुसलमान हैं। मुसलमान दाल में नमक की तरह हैं। गांव में मस्जिद नहीं है। किसी एक मुस्लिम लेडी ने आधा कट्ठा जमीन दी थी, गरीब मुसलमानों ने सोचा है मस्जिद बना लेंगे। 3-4 साल 5 साल पहले कभी कोशिश हुई होगी, प्लिंथ बन करके छूट गया, एक तरफ 2 तरफ 7 फीट की दीवार बन गई, वो मस्जिद बन ही नहीं पाई क्योंकि पैसा नहीं जुटा। 2-3 साल पहले ही उस काम को छोड़ दिया। मस्जिद ही नहीं है तो मस्जिद को पावरफुल बनाने के लिए मस्जिद को बलि देने की बात ही कहाँ है। तो मतलब अफवाहें फैलती हैं तो फैलती जाती हैं, फैलती जाती हैं, फैलती जाती हैं। हम तो गांव में गए तब ना ये बात पता चली कि यहाँ मस्जिद ही नहीं तो मस्जिद में बलि की बात तो बेकार है। लेकिन गांव में अगर हम भी नहीं जाते, यहाँ बैठे रहते, तो हमारे मन में भी ये बात आता कि हाँ गांव में मस्जिद होगी, बलि हुई चाहे नहीं हुई लेकिन मस्जिद तो होगी। लेकिन गांव में गए तो पता चला मस्जिद बनकर तैयार ही नहीं हुई। तो अफवाहों का कोई सिर पैर नहीं होता मुझे।
अफवाहों से आदमी को बचना चाहिए बस। अलग है, आप में कहीं भी नहीं लगता है कि आप डीजीपी बिहार हैं। आपकी टोपी आपके सर पर जरूर डीजीपी की रहती है, लेकिन आप बिल्कुल सहज, सरल, सौम्य और बिल्कुल मृदुल स्वभाव के हैं। इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। हम आपसे यह जानना चाहते हैं, बड़ा सवाल मैं करने वाला हूं आपसे, उससे पहले मैं यह साफ कर देना चाहता हूं कि आज तक आपने जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं, यह इंटरव्यू हमारा जो है, यह साक्षात्कार जो हमारा आपसे जो खास बातचीत है, वो ऐतिहासिक होगी, हो रही है, और हम इसको मील का पत्थर बनाएंगे। हम यह आपसे जानना चाहते हैं कि जब लॉकडाउन ये 4 जो है 5 में ना तब्दील हो, ऐसा समय भी आएगा जब लॉकडाउन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और अभी आपराधिक ग्राफ अगर बिहार का देखें तो नामात्र है। घटनाएं घट रही हैं, हत्याएं भी हो रही हैं, लूट की घटना भी घट रही है। कई जगहों पर तो आप खुद गए हैं, सीतामढ़ी आप खुद गए थे। इसके अलावा मोतिहारी में बड़ी घटना, बैंक लूट की हुई, और 8 घंटे के अंदर जो है वहां के एसपी नवीन चंद्र झा ने मामले का पटाक्षेप कर लिया। तो हम जानना चाहते हैं कि अचानक जो मांद में जो है अभी अपराधी बंद है, जो मांद में पड़े हुए हैं, वो अचानक निकलेंगे, और जिसने खून चाट रखा है, और वो कितना हिंसक होगा, और लंबे समय तक लॉकडाउन की अवधि में अपराध में जो कमी आई है, अचानक अपराधी निकलेंगे और ताबड़तोड़ जो है अपराधी के वारदातों को अंजाम देंगे। उसके लिए आप लोग किस तरह से तैयार हैं? बिहार की पुलिस कितना तैयार है इसको लेकर के? देखिए, एक बात आप समझिए, चाहे अपराध नियंत्रण की बात हो या विधि व्यवस्था संधारण की बात हो, बिना जनता के सहयोग के कुछ भी संभव नहीं है। पूरी तरह से अपराध नियंत्रण भी संभव नहीं है, विधि व्यवस्था संधारण संभव नहीं। ये अपराध और पुलिस, अपराधी और पुलिस का खेल जो है, ये चूहे बिल्ली की तरह चलता रहता है। कभी भी पूरी तरह सोसाइटी क्राइम फ्री हो जाए, ये एक आदर्श परिकल्पना हो सकती है, ये सच नहीं हो सकता। अपराध को खत्म करना पूरी तरह से एक सपना हो सकता है, सुखद सपना हो सकता है, लेकिन ये जमीन पर उतर जाए, ये संभव नहीं है। मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं 34 साल की नौकरी, 33-34 साल में पुलिस में हो गई, तो मैं ये अपने अनुभव के आधार पर सकता हूँ। हाँ, लेकिन अपराध को नियंत्रित किया जा सकता है और संगठित अपराध को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है, इसका अनुभव पूरी दुनिया को है, और बिहार को तो इसका बहुत शानदार अनुभव है। हजारों हजार, मतलब ऐसी बातें मैं पहले के याद करता हूं, किस तरह से संगठित गिरोह हुआ करता था बेतिया में, और बिहार में बाकी फैल गया। अपहरण का उद्योग जैसे बोलते थे, इसी बिहार में चलता था। ये सब हम लोग आंखों से देखे हुए हैं। अपहरण का उद्योग चलता, किसी को उठा ले जाओ, 10-20 लाख रुपया लो, 2 करोड़ 1 करोड़ लो, जिसकी जितनी हैसियत है। तो उस तरह से एक रंगदारी का, अपहरण का, एकदम संगठित अपराध का के गिरोह काम करते थे। तो अब एक बात तो पूरी दुनिया ने देखा, और आप भी बिहार के हैं तो आप भी जानते हैं कि इस तरह का कोई संगठित गिरोह बिहार में नहीं है। स्ट्रे इंसिडेंट्स होती हैं, छोटे छोटे अपराध करने वाले गिरोह हैं, मौका मिलेगा तो वो लूट कर लेंगे, मौका मिलेगा तो मर्डर तो कई कारणों से होते हैं, व्यक्तिगत कारण है और बहुत सारे अन्य मामले, संपत्ति का झगड़ा, दुकान का झगड़ा, मकान का झगड़ा, व्यक्तिगत दुश्मनी, राजनीतिक दुश्मनी, इन कारणों से होते हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे क्राइम, लूट डकैती के जो होते रहते हैं, उसके बहुत छोटे छोटे अलग अलग गिरोह हैं। संगठित अपराध बिहार में एक तरह से समाप्त हो गया है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर कि आपको ध्यान देना चाहिए, कि जिसके बारे में कहा जाता था कि पुलिस का, अपराधियों का और राजनीति से जुड़े व्यक्तियों का एक अपवित्र गठबंधन बिहार में है, वो अब गठबंधन नहीं है। किसी जात का, किसी दल का कोई भी राजनेता खुलेआम किसी भी अपराधी से अपना रिश्ता भी बताने में अब डरता है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या चाहे विपक्ष का। अपराधी से दोस्ती है ये बात कहने में डरता है, दोस्ती रखने की बात तो छोड़ दी। तो ये फर्क पड़ा है कि अपराधी के साथ कोई अपने को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता, उसको लगता है कि हम भी पिस जाएंगे। तो ये फर्क पड़ा है। तो अब ये नहीं है किसी का कि किसी कोई लुटेरा है, कोई डकैत है, कोई बैंक लूटने वाला है, अपहरण करने वाला है, रंगदारी करने वाला है, तो उसको कोई पैरवी करके पुलिस से छुड़ा ले या मदद करवा दे, ये औकात अब किसी की भी नहीं है। इसी का मतलब सुशासन होता है, और सुशासन कुछ नहीं होता कि अपराधी की पैरवी नहीं कोई कर सकता।
मैं उदाहरण के साथ कह सकता हूं कि बिहार के सारे दलों के जितने माननीय जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विपक्ष के हों या सत्ता दल के हों, कोई आदमी किसी अपराधी की कहीं किसी स्तर पर पैरवी नहीं करता, और उनका सबसे बड़ा योगदान ये है नया बिहार बनाने में। तो मैं ये कहूंगा कि अपराध को अगर पूरी तरह समाप्त करना है तो केवल पुलिस से नहीं होगा, ये जनता को जागना होगा, नीचे से ऊपर तक। जात का बंधन तोड़ करके, मजहब का बंधन तोड़ करके और दल का बंधन तोड़ करके एक साथ संगठित होकर के खड़ा होना होगा पूरी आवाम को अपराध के विरुद्ध, अपराधियों के विरुद्ध और अपराध की संस्कृति के विरुद्ध। अगर जनता आवाम खड़ी हो जाएगी, जात के नाम पर, दल के नाम पर, मजहब के नाम पर, आप अपराधी को रिश्ते के नाम पर, अपराधी को अगर संरक्षण दीजिएगा, समर्थन कीजिएगा, उसकी पैरवी कीजिएगा, तो अपराध नहीं रुकेगा। ये आम जनता को जानना चाहिए। आम जनता से इतना ही सहयोग हम मांगते हैं कि अगर चाहते हैं कि पूरे सूबे में अपराध नियंत्रण में रहे, तो कोई भी अपराधी हो, चाहे वो आपका भाई हो, बेटा हो, जात का हो, मजहब का हो, आपके दल का हो, उसको सीधे हाथ जोड़ करके बोलिए कि हमारा समर्थन, सपोर्ट आपको नहीं है। इतना कर दीजिएगा तो उसकी आधी हिम्मत टूट जाएगी, क्योंकि अपराधी सबसे पहले अपने जात का, मजहब का छतरी लगाता है अपने ऊपर। तो अगर सब जात के लोग, सब मजहब के लोग अपने अपने जात समाज के अपराधियों को अपना हीरो बनाने लगेंगे तो उसका क्रेज बढ़ जाता है, फिर अपराध की संस्कृति फूलने फलने लगती है। तो इस चीज को आम जनता को समझना चाहिए, तभी बिहार में या किसी प्रदेश में, किसी देश में अपराध पूरी तरह नियंत्रण में होगा। पुलिस पर भरोसा करें, पुलिस को ताकत दें, पुलिस को समर्थन दें, अपराध और अपराध की संस्कृति के विरुद्ध पूरी जनता एकजुट हो। हम तो बटे हुए हैं ना, हम तो या तो हिंदू हैं या मुसलमान हैं या सिख हैं या ईसाई हैं या ब्राह्मण हैं या यादव हैं या क्षत्रिय हैं या इस जात के हैं या उस जात के हैं। सिविल सोसाइटी तो इतनी बटी हुई है आपस में। जिस दिन हम ये समझ लें हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब बिहारी हैं, हम सब आपस में भाई भाई हैं, हमको खराब एलिमेंट को अपने से अलग रखना है। तो जिस दिन खराब लोगों को आप किनारे कर दीजिएगा, तो मुट्ठी भर हैं, 2% हैं, पुलिस को उनसे निपटने में कितनी दिक्कत हो गया, कितना समय मिलेगा। हम तो कहें जनता सहयोग करे तो 1 महीना में कहीं भी पूरी तरह से अपराध को नियंत्रण में किया जा सकता है। और जनता सहयोग नहीं करेगी और जात, दल और मजहब के नाम पर अगर अपराधियों को संरक्षण समर्थन देगी, तो पुलिस ऐसे ही कभी फेल करेगी, विकास करेगी, पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिलेगी। आपने जिस तरह से कहा, इससे साफ स्पष्ट हो रहा है कि जो अपराधी होते हैं उनको उनकी जाति के लोगों का संरक्षण प्राप्त होता है, या राजनीतिक दल होते हैं उनका संरक्षण प्राप्त होता है। आप चाह रहे हैं कि नागरिक कर्तव्य जो है वह लोगों का जागे, यानी नागरिक धर्म जो है उसे आप जगाना चाहते हैं, और जब तक नागरिक धर्म नहीं जगेगा तब तक समाज में अमन और चैन नहीं आ सकता है, और जो है पूरी तरह से अपराध पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। ये आपका कहना, और हम भी इसकी जो है वकालत करते हैं कि किसी भी जाति का अपराधी हो, और हमारा दायित्व बनता है, सामाजिक हमारा कर्तव्य बनता है कि अगर हम क्षत्रिय हैं तो हम अपनी जाति के अपराधी को प्रश्रय न दें, जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण अपराधी को न दें, जो मुसलमान भाई है वो मुस्लिम अपराधी को प्रश्रय नहीं दें। तो निसंदेह जो है आपका प्रयास बेहतर है, और आप बहुत काम अभी करने हैं, आपके कार्यकाल अभी काफी शेष है। डीजीपी साहब, हम आपसे ये सवाल करना चाहते हैं कि ये कोरोना काल, आप बिहार पुलिस को चूंकि एज ए डीजीपी सिर्फ नहीं देखेंगे, आप एक इंसान भी हैं, और आपने कई तरह के मानवीय ऐसे कार्य किए हैं जो मील का पत्थर बना हुआ है। हम अपने दर्शकों को सवाल से पहले यह बता देना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी अपने आवास के निकट की जो झोपड़ पट्टी है, वहां तकरीबन 300 से 500 लोगों का कुनबा बसता है। 2 महीने से 500 परिवारों का खाने का इंतजाम इन्होंने, जो हमारा फर्स्ट लॉकडाउन है उसी समय से लगातार कर रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सिर्फ पुलिस महकमा के मुखिया भर नहीं है, ये तमाम जो है समाज के जो निचले
पायदान पर लुढ़के हुए लोग हैं, जो हाशिए के लोग हैं, उनके लिए शिद्दत से आवाज उठाने वाले, उनकी निगहबानी करने वाले, उनकी सांसों को तरोताजा करने वाले, जो सांसें टूटने वाली है और इनको रोकने वाले एक पुरोधा और वीर पुरुष भी हैं। तो हम साधुवाद देते हैं, हम सैल्यूट करते हैं आपको, आपके इन कर्मों के लिए। और हमारे अब सवाल है आपसे कि जिस तरह से कोरोना काल अब जो है लंबा खींचेगा, जिस तरह से सरकार कह रही है, आपने भी कई मंचों से कहा है कि कोरोना के साथ ही चलना है। अब हमको कोरोना के साथ चलने की आदत डालनी पड़ेगी, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइज करना होगा खुद को, यानी परहेज में भी रहना है, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, और कोरोना की लड़ाई तब हम जाकर के जीतेंगे, क्योंकि अभी तक कोई दवा नहीं बन पाई है। हम यह जानना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में जो अवसर पुलिस को मिला, पुलिस की छवि बिहार में बहुत खराब रही है, बहुत बिगड़ेल रही, कार्यशैली रही है पुलिस की, लेकिन ये जो लॉकडाउन का पीरियड रहा है, उसमें आपने कई बार अपने पुलिस के अधिकारी, यहाँ तक कि जवान तक को देवदूत की संज्ञा दे डाली। क्या आपको लग रहा है कि इस कार्यकाल में पुलिस बिहार की जो है वह बदली है, और अगर बदली है तो यह बदलाव जो है स्थायित्व तो ले पाएगा? यह हमारा बड़ा सवाल है। लगातार कोशिश करनी पड़ेगी, एक दिन क्या, पुलिस में गुलामी के संस्कार आज से नहीं है, 150 साल पुराने। पुलिस हमेशा से अपने को जनता का शासक मानती है, जनता का अपने को राजा मानती रही है। ये गुलामी का संस्कार है, वो पुलिस का, सिपाही का कोई दोष नहीं है, थानेदार का दोष नहीं है, ये गुलामी का संस्कार चला रहा है। हम शासक हैं, जनता जो है, मतलब ये जो संस्कृति है ना कि जो हमसे कमजोर है वो बस हम शासन करें। तो ये संस्कार को देखिए, इस तरह का जो कल्चर हो गया है, उसको कोई जादू मंत्र नहीं कि एक दिन में आप खत्म कर दीजिए, लेकिन हमने पूरी कोशिश की है और बहुत ही सकारात्मक इसके परिणाम आए हैं। और यही कोशिश लगातार अगर जारी रहेगी तो नक्शा पूरा बदल जाएगा, थोड़ा वक्त लगेगा, इंतजार। डीजीपी साहब, हम इस खास साक्षात्कार में यह भी जो है आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार आप जो है दिन हो या रात, आप सोते भी हैं या नहीं, मैं तो देख नहीं पाता, लेकिन मुझे लग रहा है कि बहुत कम सोते हैं आप दिन भर जो है व्यस्त रहते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, जो सरकार के बड़े ओहदेदार हैं उनके साथ, चाहे मुख्यमंत्री के साथ आपकी मीटिंग होती है, और कुछ घंटे के बाद पता चलता है कि आप किसी जो है कंटेनमेंट जोन में हैं, या फिर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां दूसरे राज्य की सीमा जो है मिल रही है। तो तमाम व्यस्तताओं में अपने आप को लगातार इस तरह झुके हुए हैं। आपको नहीं लगता है कि गुप्तेश्वर पांडे को भी जरूरत है आराम की? क्या आपको नहीं लगता है कि उनकी सेहत भी खराब हो सकती है? क्या आपकी ये जिम्मेवारी नहीं है कि आप गुप्तेश्वर पांडे को स्वस्थ रखें? क्या आपके लिए पूरा बिहार अगर आपके लिए प्यारा है, तो क्या गुप्तेश्वर पांडे आपके लिए प्रिय नहीं है? मुकेश जी, देखिए ये बड़े इमोशनल सवाल हैं, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इतना ही दूंगा कि लीडरशिप ऐसे बनती नहीं है। आपसे आपका सिपाही डर सकता है, आप सिपाही को डरा सकते हो, थानेदार को डरा सकते हो, आप एसपी, डीआईजी, आईजी को डरा सकते हो क्योंकि आप डीजीपी हो, लेकिन आप उनके दिल में अपने लिए इज्जत नहीं पैदा कर सकते, प्यार नहीं पैदा कर सकते। ये लीडरशिप है। प्यार और अटैचमेंट और तभी पैदा होगा जब वो देखेगा कि हमारे परिवार का मुखिया हमारे सुख में, हमारे दुख में हमेशा मेरे साथ खड़ा है। मैं यहां से बैठ करके भाषण दूंगा, इसका कोई असर नहीं होगा, डर से वो करेगा, लेकिन डर से करने में जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाएगी। ड्यूटी को ड्यूटी मान कर करेगा, लेकिन जब प्यार से करेगा, इमोशनली अटैच होकर के मेरे आदेश का पालन करेगा, तो प्रोडक्टिविटी उसकी बहुत बढ़ जाती है। 100 आदमी 1000 आदमी के बराबर काम कर सकता है। तो ये लीडरशिप क्वालिटी है, करना पड़ता है, क्योंकि हम घर में रहे और सिपाही को हम मोर्चे पर लगाए रहे और कहें कि तुम कंटेनमेंट एरिया में, रेड जोन में अपनी जान हथेली लेकर खड़ा रहो, हम तो घर से बाहर निकलेंगे नहीं। बात मानेगा, वो ड्यूटी में करेगा, लेकिन भीतर भीतर गाली भी देगा कि अपने डर से घर में रहते हैं, हमको ड्यूटी पर लगाए हुए। ये लीडरशिप क्वालिटी है, करना पड़ता है, कुछ तो पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। अपने इस परिवार को मोटिवेट करने के लिए, 12 करोड़ आवाम की सेवा में झोंकने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, उत्साहित करने के लिए, उनकी ऊर्जा बनाए रखने के लिए, उनको इज्जत देना, उनको प्यार देना, उनको प्रोत्साहित करना, उनके साथ जाकर के मोर्चे पर डट जाना, तो ये तो करना पड़ता है।
नहीं है। और आप जानते हैं कि हम अपने पद के बूते किसी को भी डरा सकते हैं, लेकिन जीत करके किसी से काम लेना कोई आपसे सीखे। अब बहादुरगंज में एक दारोगा है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है। आपने इस 2 ढाई महीने 3 महीने के ये कालखंड रहा है, इस कालखंड में आपने लगातार सिपाही से लेकर के कई अधिकारियों से बात करी है। बहादुरगंज में आपने जिस दारोगा से बात करी, उसकी पत्नी एम्स में भर्ती है। इसी तरह एक महिला जो है दरोगा, उसने ब्लड दिया, वहां भी आपकी आप पहुंच गए संवाद के जरिए। इसी तरह एक डीएसपी ने अच्छा काम किया, तब आपने फोन किया। मैंने लगातार ऐसे व्यक्तियों की सूचना आपको किस तंत्र से मिलती रही कि आपका फला सिपाही बहुत अच्छा काम कर रहा है, फला थानेदार बहुत अच्छा काम कर रहा है, अधिकारी अच्छे काम कर रहे हैं? आप इतनी व्यस्तता में से कैसे आप समय निकाल करके उनके मनोबल को बढ़ाने का जो है? मुकेश जी, जनता से जुड़े होने का यही तो लाभ है। मुझे 1000 आंखें हैं, 12 करोड़ आंखें हैं मेरे पास। मुझे सब पता चलता रहता है, कहाँ मेरा कौन थानेदार क्या कर रहा है, कौन सिपाही क्या कर रहा है। आज मैंने वो व्हाट्सएप जारी किया है और मैंने पब्लिक में छोड़ दिया है कि हमारा कोई आदमी कोई गलती करे, इस पर दो तुम्हारा नाम गोपनीय रहेगा। व्हाट्सएप आएगा, उसका प्रिंट आउट निकलता है, मैं देखता हूँ। डिजिटल में काम होता है। और उसी तरह मैंने ये भी ऐलान किया है कि जो भी सिपाही, जो भी थानेदार, जो भी हवलदार, जो भी किसी पंक्ति का कोई पुलिस अधिकारी जो सेवा का काम कर रहा हो, जनता की सेवा कर रहा हो, अच्छा काम कर रहा हो, पॉपुलर हो, ईमानदार हो, उसकी भी सूची बना करके भेजो। लोग भेजते हैं, मैं नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे व्हाट्सएप पर भेजते हैं, प्रिंट आउट करके आता है, मैं देखता हूँ उसको, फिर दूसरे सिस्टम से क्रॉस चेक करता हूँ। मुझे सब पता रहता है। और ये अगर पता नहीं रहेगा तो आप लीडरशिप नहीं कर सकते। 1 लाख लोगों को संभालना है तो जानना पड़ेगा कौन कैसा है, हमारा कौन अच्छा आदमी है, कौन खराब आदमी है। खराब आदमी का काउंसलिंग करना, शासित करना, और जरूरत हो तो उसको दंडित करना, अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करना, उनका सम्मान करना, उनका मनोबल बढ़ाना, यही तो लीडरशिप है। ये तो जानना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। डीजीपी साहब, मैं खुद पत्रकार हूं और आज मुझे लग रहा है कि मैं किसी बड़े अधिकारी से बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि डीजीपी के रूप में जो बैठे हुए हैं वो हमारे भी अभिभावक हैं। उनके संवाद इतने भीतर तक जा रहे हैं, रूह तक जा रहे हैं, जो लग रहा है कि आप हमारे भी अभिभावक हैं। हमारा नमन स्वीकार करें। और डीजीपी साहब, हमारा सवाल अगला ये है कि जिस तरह से आपने इतने काम किए और कोरोना अपना काम कर रहा है, और जितने बाहर से लोग आ रहे हैं, अब हम प्रवासी नहीं कहेंगे उनको, वो सभी भारत के बेटे हैं, बिहार के बेटे हैं, और जहां भी गए निर्माणक रहे, बड़े कर्मकार रहे, वो सूरवीर थे। जिस प्रांत में गए उस प्रांत की चमक बढ़ गई, उस प्रांत में की खुशियां बढ़ गई। तो निसंदेह आप वेलकम कर रहे हैं। आपने कहा भी अभी कि हमारे लिए वो हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश है? चूंकि जो आ रहे हैं बाहर से लोग, वो ज्यादा संक्रमित हैं। मैं सबको के लिए अपना संदेश दे चुका हूं। मैं अभी भी कहता हूं कि मन में कोई हताशा का भाव नहीं लाए, क्योंकि मैं आपको ये कहूंगा, वो हमारी आन है, बान है, शान है, हिंदुस्तान की सांस है, हिंदुस्तान की धड़कन है। वो ठहर जाएंगे, हिंदुस्तान ठहर जाएगा, हिंदुस्तान की चमक समाप्त हो जाएगी। और वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, कमंद चांद सितारों पे डाल सकते हो, तुम समंदर की तहों को खंगाल सकते हो, और तुम्हारी औकात का अंदाजा कोई क्या लगाएगा। तुम चाहो तो पत्थर से दरिया निकाल सकते हो। इसलिए कभी हताश मत होना श्रमिक भाइयों, मजदूर भाइयों, कभी निराश मत होना। फिर अच्छा समय आएगा, ये संकट भी टल जाएगा। हम आपको सम्मान के साथ अपने यहाँ लेने के लिए तैयार हैं। सुरक्षित आइए और सुरक्षित अपने घर पहुंचिए, और जो सरकारी व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार आइए। किसी भी डॉक्टर, पुलिसकर्मी से मत उलझिए। ये आपका घर है, आपका स्वागत। मैं आपका नहीं लेना चाहूंगा, चूंकि जुड़ा हूं तो निसंदेह सवालात कई हैं, लेकिन कोरोना काल है तो हम उससे हट के कोई सवाल कर नहीं सकते हैं। चूंकि अभी कोरोना से निपटना यह सबसे बड़ी चुनौती है, सरकार के लिए, आम आदमी के लिए, सिस्टम के लिए, सभी के लिए। हम यह अब चाहेंगे कि आम जनता, जिसके भरोसे अभी आपने कहा कि नागरिक
कर्तव्य निभाने का यही सबसे बड़ा मौका है। जनता चाहेगी तो अपराध रुकेगा, जनता चाहेगी तो कोरोना पर जीत में हासिल होगी। तो जनता के लिए क्या संदेश है और पुलिस वालों के लिए क्या संदेश है, क्योंकि फ्रंट लाइन पर पुलिस वाले हैं। जनता के लिए मेरा सीधा संदेश है कि किसी देश की संस्कृति, किसी देश का संस्कार वो जनता ही से होता है। तो आपको तय करना है कि इस देश को कैसा बनाकर रखना है, इस सूबे को कैसा बनाकर रखना है। ऐसा एक सूबा जहां अपराध की संस्कृति फले फूले, जहां बमों के धमाके हो, तड़ातड़ गोलियां चले, हत्याएं हो, अपहरण हो, इस तरह का समाज चाहिए, या एक ऐसा समाज चाहिए जहां न जातीय दंगे हो, न मजहबी फसाद हो, आपस में प्रेम हो, भाईचारा हो, सद्भावना हो, हर जात के हर मजहब के लोग मिलजुल कर सद्भाव के साथ एक साथ चले रहें, अनुशासन हो, धैर्य हो, मर्यादा हो, एक दूसरे से कंधे मिलाकर चलने की होड़ हो, आगे बढ़ाने की होड़ हो। ये बुद्ध की धरती, महावीर की धरती, शांति की धरती, अहिंसा की धरती, ये गांधी की कर्म भूमि है। मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में गया है। तो आम जनता से यही कहूंगा, कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे कहीं भी विधि व्यवस्था का संकट पैदा हो, अपराधियों को संरक्षण न दें, किसी जात के हों, किसी धर्म के हों। और कोरोना की इस लड़ाई में पुलिस वाले और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला न करें, उनको अपमानित न करें, उनके साथ विवाद न करें, उनका सहयोग करें। और पुलिस भाई लोगों से, अपने जितने परिवार के लोगों से हैं, चाहे सिपाही से लेकर के एसपी तक, सबको यही कहना चाहूंगा कि ये सेवा का मौका है। पुलिस की छवि को सकारात्मक बनाने का मौका है। दिल लूटो जनता का दिल, और दिल लूटने का एक ही तरीका है सेवा। जो शोषित हैं, दलित हैं, अकलियत हैं, कमजोर हैं, जिनके पास पैसा नहीं, जिसके पास पैर भी नहीं, जो थाना और पुलिस को जाने से भी डरते हैं, उनको अपना मित्र बनाओ, उनके दिल में अपने लिए जगह बनाओ। और वो कर सकते हो सच्चाई से, ईमानदारी से और उनकी सेवा करके। और जिस दिन तुमने ये काम कर लिया मेरे भाइयों, तो उस दिन बिहार पुलिस की जय जय होगी और जनता आपको अपना हीरो मानेगी। मैं चाहता हूं जो थानेदार जहां है वो जनता का हीरो बने। जनता मतलब गरीब गुरबा, शोषित, दलित, जो सबसे कमजोर लोग हैं, उनका अगुआ बने, उनका हितैषी बने, उनका रक्षक बने। और उसी तरह से एसडीपीओ जहां है वो अपने जुरिस्डिक्शन में हीरो बने, एसपी अपने जिले में हीरो बने, कि सब लोग उसकी इज्जत करें, इज्जत से देखें, उसकी निष्पक्षता, उसकी ईमानदारी और उसकी कर्तव्य निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। ये कमा लो तो बहुत बड़ी कमाई हो गई, बिहार पुलिस का इतिहास बदल जाएगा। क्रम है, ऐतिहासिक है। हमने आपको इस तरह से बेबाकी से बात करते हुए सारे मंचों पर देखा, लेकिन आज का मंच कुछ खास है। पत्रकारों के लिए हम जानना चाहते हैं कि ऐसे पत्रकार जो पत्रकार की जगह चाटुकार हैं, जो तलवे चाट रहे हैं, और चाहे वो टीवी मीडिया हो, चाहे वो मतलब सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, तमाम ऐसी जगहों पर जो सरकार की तरफदारी करते हैं या किसी के पक्षकार बनते हैं, वो पत्रकार नहीं रहते। वो क्या होते हैं? क्या ऐसे पत्रकार के लिए कोई संवेदना आपके अंदर है? कोई ज्ञानवर्धन का संदेश आपके अंदर है? क्योंकि पत्रकार 4 पिलर हैं, संविधान में चौथे खंभे के रूप में है, लेकिन आज पत्रकार एक तरह से पीछ पत्रकारिता का दौर चला हुआ है और पत्रकारिता जो है साफ सुथरी नहीं हो रही है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? पत्रकारों से आप क्या उम्मीद करेंगे? जटिल विषय है, इस पर अलग से एक बार संवाद हो जाए, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत समय लगेगा। मैं सिर्फ यही बात करना चाहूंगा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, तो स्तंभ को मजबूती से खड़ा रहना चाहिए। तो अब ये है कि जो इस पेशे में है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो या प्रिंट मीडिया में हो, उनको अपनी जवाबदेही समझनी चाहिए, नैतिकता के प्रति उनका आग्रह होना चाहिए, मूल्यों के प्रति उनका आग्रह होना चाहिए, सच्चाई के प्रति उनका आग्रह होना चाहिए, और किसी तरह का उनके अंदर पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे देश का, समाज का बड़ा नुकसान होगा। तो मैं चाटुकार शब्द का आपने जो इस्तेमाल किया, मैं नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पत्रकार जिस तरह के आर्मी है, जिस तरह से यहाँ की सेना है, जिस तरह से यहाँ की विधायिका है, जिस तरह से यहाँ की जुडिशियरी है, जिस तरह से यहाँ के एग्जीक्यूटिव है, उसी तरह से पत्रकार एक बहुत बड़ी ताकत है, रीढ़ है, और वो हमारी जरूरत भी है समाज में डेमोक्रेटिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए। उनका निष्पक्ष होना,
उनका ईमानदार होना और उनका मूल्यों के प्रति आग्रही होना बहुत जरूरी है। इतना ही आज कह करके मैं अपनी बात